नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश्वर अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेप आईएएस में। तो स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। आज दोस्तों मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, GS1, GS2, GS3 और GS4। स्टार्ट करते हैं GS1 के साथ। GS1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हिंदू एडिटोरियल का, जिसमें ये बताया गया है कि एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में कई सारी डिसेबिलिटी से एक साथ इफेक्ट हो सकता है। जैसे वो वुमेन भी हो सकता है, देन ब्लाइंड भी हो सकता है, और उसके साथ उसकी कास्ट SC ST भी हो सकती है। उसके बारे में ये आर्टिकल है, हम जानेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ चाइना, जिसमें चाइना ने अभी अभी थर्ड चाइल्ड को अलाउड कर दिया है। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। GS2 में अगर हम जाते हैं तो सेडिशन लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेडिशन लॉ का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये टाइम आ गया है कि हमको सेडिशन लॉ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल लगा देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में है। दिल्ली और बंगाल के बीच में जो भी रिफ्ट चल रहा है आप सभी लोगों को पता है। तो ये आर्टिकल ये डिस्कस करता है कि इससे क्या नुकसान हो रहा है और हम इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट GS3 का आर्टिकल है, जो कि इकोनॉमिक्स का है। GDP और फिजिकल डेफिसिट के नंबर्स आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है। 8 कोर इंडस्ट्री के फिगर्स अच्छे हैं। हम डिटेल में इन फिगर्स को जानेंगे और भी चीजें इसमें हम देखेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी में 5G टेक्नोलॉजी के हार्म्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जूही चावला ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है कि 5G टेक्नोलॉजी का एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि उसके हार्म्स को प्रॉपरली हम एनालाइज कर सकें। लास्ट हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट के बारे में है। पॉबी टोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदू एडिटोरियल के साथ। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में है। इस जजमेंट का नाम आप नोट कर लिए, पतंजमल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब ये केस क्या है? ये केस है सेक्सुअल असॉल्ट का। जो विक्टिम है वो ब्लाइंड है, वुमेन है और दलित है। ठीक है, तो एक डिसेबिलिटी उनके पास नहीं है, तीन तीन डिसेबिलिटी है। ठीक है, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में जब ये केस किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अक्यूज को कन्विक्ट कर देते हैं, और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे दिया कन्विक्ट को। ठीक है, अक्यूज को उन्होंने कन्विक्ट किस किस एक्ट के अंडर किया है? एक तो रेप के अंडर में, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत। मतलब इन दोनों एक्ट के अंतर्गत अक्यूज को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट को अपहेल्ड किया है कि ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ये जो अक्यूज्ड है इसको हम रेप के चार्जेस में कन्विक्ट कर रहे हैं, ना कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, मतलब रेप के चार्जेस में तो हम इसको कन्विक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे। तो हम जानेंगे कि डिटेल्स क्या है। अब इंटरसेक्शनल अप्रोच क्या होता है वो आप पहले एक बार देख लीजिए। इंटरसेक्शनल अप्रोच मतलब होता है कि एक पर्सन जो अपनी लाइफ टाइम में मल्टीपल मार्जिनैलिटीज को फेस करता है। जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कास्ट भी उसकी SC ST है, वुमेन भी है और ब्लाइंड भी है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शनल अप्रोच है। सबसे पहले ये टर्म जो है किम्बरले क्रेंशो ने कॉइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप नोट करके रखिएगा, इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है, ये टर्म किम्बरले क्रेंशो ने कॉइन किया था। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जाने, हमको यह जानना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में होता क्या है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी चार्जेस के लिए 10 साल की सजा है, ठीक है, और ये जो क्राइम है किसी SC ST के अगेंस्ट किया गया है बाय अ नॉन SC ST पर्सन, तो ये 10 साल की सजा नहीं होगी, बल्कि इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर कोई नॉन SC ST पर्सन किसी SC ST पर्सन के अगेंस्ट ऐसा क्राइम करता है जिसकी सजा 10 या 10 साल से ऊपर है, तो उस पर्सन को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सजा बेसिकली होगी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का हम जजमेंट जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, रेप हुआ है, ठीक है, ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हम ये श्योर शॉट नहीं कह सकते, या प्रोसिक्यूशन ने ये श्योर शॉट साबित नहीं किया है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो SC ST कम्युनिटी के मेंबर के अगेंस्ट हुआ है, जान करके हुआ है।
मतलब जो जो अक्यूज था वो पहले से ये जानता था कि SC ST कास्ट को बिलोंग करती है, उनको सिर्फ रेप करना था, उनको ये बात नहीं पता थी कि SC ST कास्ट को वो बिलोंग करती हैं, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आर्टिकल ये बोलता है कि प्रोसिक्यूशन कैसे ये साबित कर सकता है कि वो पर्सन उसकी कास्ट जानता था या नहीं जानता था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इस चीज को साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम की कास्ट को जानता था या नहीं जानता था। ठीक है दोस्तों, और ऐसा सिर्फ इस केस में नहीं हुआ है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है बहुत सारे ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं जहां पर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को इन्वोक नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस चीज पे क्या कहती है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ये कहती है कि हाई एक्विटल रेट, मतलब अगर आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नहीं लगाएंगे और लोगों को इस तरह से छोड़ते रहेंगे तो क्या होगा कि जो अक्यूज्ड है, जो परपेट्रेटर है, जो पावरफुल है, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, और अगर उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी तो ऐसे क्राइम्स कंट्रोल में नहीं आएंगे, और फिर लॉ हो चाहे ना हो उसका कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताना है इन तीन स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है। ओरिजिनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट वाज पास्ड इन 1989 अमेंडेड इन 2018। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1989 में पास हुआ था और 2018 में अमेंड किया गया था। ऑल ऑफेंसेस लिस्टेड इन द एक्ट आर कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि एक पुलिस ऑफिसर को हायर अथॉरिटीज से अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाकर के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि उसको हायर अथॉरिटी से कोई भी सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय नॉन SC ST पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है दोस्तों, तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। करेक्ट, आगे मूव ऑन करते हैं। चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी, तो पहले देख लेते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी। 2 चाइल्ड पॉलिसी इनकी 2016 में आई थी। इन्होंने ये माना था कि ये 2 चाइल्ड पॉलिसी आने से काफी चीजें ठीक हो जाएंगी, इनकी डेमोग्राफी जो है वो जो ओल्डर साइड पे जा रही है वो ठीक हो जाएगी। कुछ फिगर्स देखते हैं हम कि 60 और 60 साल से ऊपर के बंदे जो है उनके में 5.44% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब ओल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जबकि 15 टू 59 एज ग्रुप के लोग कम हुए हैं 6.79% से। तो इसका मतलब मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। ठीक है, इसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी लगाई है। इसके अलावा एक रीजन इनका और है 3 चाइल्ड पॉलिसी लगाने का, कि इनको लग रहा है कि 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, और आपको पता है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है ओल्ड पॉपुलेशन से। तो इस चीज की इनको फिक्र है, इस वजह से इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। ठीक है दोस्तों, और ये 2021 से 25 के बीच में ये पॉलिसी चलेगी। आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इनफ इज इनफ। सेडिशन जो आपका 124A है IPC में, उसका बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, जैसे जर्नलिस्ट को या न्यूज़पेपर वालों को, वो कोई भी आर्टिकल छापने पे जेल में बंद कर देते हैं और सेडिशन के चार्जेस लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेडिशन होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। सेडिशन का मतलब होता है जब भी हम स्टेट या गवर्नमेंट, ठीक है, के अगेंस्ट हम कोई एक्शन लेते हैं या उनको बदनाम करते हैं, उसको बोलते हैं सेडिशन। ठीक है, अब सेडिशन बदनामी करना होता है, लेकिन एक वर्ड होता है क्रिटिसिज्म। आर्टिकल 19 जो है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और क्रिटिसिज्म का राइट देता है। ठीक है, एट द सेम टाइम सेडिशन कहता है कि हम जबरदस्ती गवर्नमेंट को बदनाम नहीं कर सकते या हेट्रेड नहीं फैला सकते या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब नहीं कर सकते। तो एक बहुत फाइन बैलेंस है कि क्या क्रिटिसिज्म है, क्या सेडिशन है। इस वजह से क्या हो रहा था कि कई गवर्नमेंट इस सेडिशन लॉ को मिसयूज कर रहे थे। ठीक है, टू मजल आर्टिकल नंबर 19, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब कर रहे थे।
अगर उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी ने कह दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ड्रग्स नहीं है, भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो उनको सीधा ही जेल में जाकर के बंद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 तेलुगु चैनल्स के अगेंस्ट सेडिशन लॉ के अंडर में एक्शन लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है और ये बोला है कि इट इज नाउ टाइम टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ सेडिशन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 124 ए के अलावा 153 एंड 505 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 ये सेडिशन लॉ से ही रिलेट करते हैं। तो एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेट टू सेडिशन लॉ। आर्टिकल 124A, आर्टिकल 153A, आर्टिकल 505, ऑल दीज 3 आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं। दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में काफी रिफ्ट चल रहा है। ये रिफ्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो है वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें काफी बुरी तरीके से हार गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी एक रिव्यू मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने रखी थी सारे सीएम्स के साथ साइक्लोन यास के बारे में रिव्यू करने के लिए। तो इस मीटिंग को वेस्ट बंगाल इस चीफ मिनिस्टर ने स्किप कर दिया था, वो वहां गई नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस चीज का बदला लेने के लिए सेंटर ने वहां के चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर दिए और उनको सेंट्रल डेप्यूटेशन पे बुला लिया। इस चीफ सेक्रेटरी का नाम था अलापन बंदोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप इस तरह से ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर रहे हैं हमें बिना कंसल्ट किए, तो ये गलत है। तो ये सारा एक इशू है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बोल रहा है। यहां पर ये बोल रहा है कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है ऑपोजिशन में वो 76 एमएलएस की है, जो कि कम नहीं होती। तो वो एक इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी की तरह बिहेव कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, अगर हमको देश की सेवा करनी है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पावर में हो, हम ऑपोजिशन में रह करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। और यहां तो 76 एमएलए हैं। तो ये आर्टिकल इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है कि वो एज ऑपोजिशन पार्टी जो है अपना रोल अदा करे। इसके अलावा ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि जैसे प्रीवियस में हुआ था, 1978 में हुआ था, वहां पर क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया था और इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे। तो यहाँ पर ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि आप एक नया एग्जाम्पल सेट ना करें, जो चीज पीछे बीत गई उसको भूल जाएं और नया एग्जाम्पल सेट ना करें, नहीं तो पुरानी चीजें फिर से वापस आ जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा ये आर्टिकल ये भी बोल रहा है कि ऑफिस इज नॉट परमानेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, रूल्स आर परमानेंट, ऑफिस इज नॉट परमानेंट। मतलब ठीक है, आज वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो ममता बनर्जी संभाल रही है, कल को बीजेपी संभालेगी, कल को परसों कोई और संभालेगा। तो रूल्स शुड नेवर चेंज। गवर्नमेंट को ये हक नहीं है कि वो रूल्स चेंज करती रहे। ठीक है, तो ये लास्ट में ये आर्टिकल ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एंगेज विद चीफ मिनिस्टर बनर्जी इन दैट स्पिरिट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके। ये GS3 का आर्टिकल है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। मैं इसको इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं कि क्या है। पहले तो फिगर नोट कर लिए कि इंडिया का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गया 7.3% से। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, हम क्या बोलते थे कि जीडीपी कम हो गया, 5% ग्रोथ है, 4% ग्रोथ है, कुछ तो है ग्रोथ, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है। मतलब जीडीपी जो नॉर्मल अगर आप बेस ईयर से लेंगे, पिछले साल से लेंगे, तो 7.3% कम हो गया है और कम हो गया है। ठीक है, मैं आपको अभी चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसा आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल क्या बोल रहा है? ये आर्टिकल बोल रहा है कि अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि कोविड आ गया था, कोविड की वजह से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 7 साल में 5 साल ऐसे रहे हैं जिसमें जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कम हुआ है। तो ये कोविड की वजह से नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने इस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया है, कुछ पैरामीटर्स भी डिस्कस किए हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला चार्ट आप देख लीजिए। देखिए, ये जो चार्ट है 2016-17 के अराउंड देखिए डाउन होना शुरू हो गया है। जीडीपी ग्रोथ कम होती जा रही है। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड कि सिर्फ कोविड की वजह से, ऐसा नहीं है। 2016-17 से ही वो डाउन होना शुरू हो चुका है।
ये आर्टिकल ये भी बताता है कि कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ये हो रहा है। पहला तो डिमोनेटाइजेशन, आप सभी को पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, करेंसीज को वापस ले लिया गया था। दूसरा, हेस्टली इंप्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब बहुत जल्दबाजी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लॉन्च कर दिया गया था, बिना ये जाने कि लोगों को क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें। फिर कोविड-19 तो है ही है। ये आर्टिकल ये भी बताता है कि जीडीपी ग्रोथ 42 साल में सबसे नीचे आ चुका है। 42 साल में, 42 ईयर्स। अब आप देखिए इस चार्ट में, आप देखिए मैं आपको अभी बता रहा था कि जीडीपी ग्रोथ कैसे हुआ है। देखिए 2016-17 में 6.8 रह गया, ग्रोथ कम हो गया, फिर 6.5 थी, फिर 4 रह गई थी। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट होकर 7.3, -7.3, माइनस। मतलब ग्रोथ, हम लोग तो ग्रोथ की बात कर रहे थे, ग्रोथ होना चाहिए, यहां तो डी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल इसी चीज को बता रहा है इस चार्ट के थ्रू। इसके अलावा ये बोलता है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 2016 टू 17 में 99,700 रुपीज था, जो आज भी वही है। मतलब 2016-17 में अगर 99,700 था, तो आज की डेट में भी 99,700 रुपीज ही है, कुछ बढ़ा ही नहीं है। और आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि देखिए यहां पर ये जो है और ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल पैरेलल है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट नील पर कैपिटा ग्रोथ हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये आर्टिकल ये भी बोल रहा है कि इवन बांग्लादेश हैज ओवरटेकन इंडिया इन पर कैपिटा जीडीपी टर्म्स, मतलब बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा आगे। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 साल में, 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा रही है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कितना नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होता था? 2 से 3%, लेकिन अभी ये क्या है, 6 से 7% है। तो काफी ज्यादा है दोस्तों, 2 से 3% से बढ़ के 6 से 7% हो गई। ठीक है, और ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि 6 से 7% ये हालत तब है जब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो जो लोग जॉब्स को सर्च कर रहे थे वो कम हो गए, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कंपटीशन कम हो गया लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर भी बढ़ गया। फिर यहां पर इस आर्टिकल ने इन्फ्लेशन रेट को भी डिस्कस कर रखा है। इन्फ्लेशन रेट को इन्होंने ये बोला है कि शुरू में गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी बातें की, इन्फ्लेशन रेट कम है, हमारी गवर्नमेंट के आने से कम हो गया। उसका एक्चुअल रीजन लो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे। ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होते हैं, अराउंड $50 पर बैरल के का इसका रेट था उस टाइम। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, और इतना बढ़ गया है कि 9.2% हो गया। लेटेस्ट रिपोर्ट 9.2% बोलती है। ठीक है, सॉरी 9.2 इज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट में जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली कि हमने फिस्कल डेफिसिट अराउंड 4% अचीव किया हुआ है। 3 से 4% हमारा फिस्कल डेफिसिट रहता है। लेकिन अभी अभी उन्होंने ये माना है कि जितना भी हमने एस्टिमेट किया था उससे 2% ज्यादा था फिस्कल डेफिसिट। मतलब अगर उन्होंने बोला कि 3.5% है, तो एक्चुअल में वो 5.5% था। तो यहां पर भी गवर्नमेंट का जो क्लेम था वो फेल होता है। फिर रुपी वर्सेस डॉलर। ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि जब गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, उससे पहले यूएस डॉलर का जो दाम था वो ₹59 था। ठीक है, अब वो 73 हो गया। 73 होने का मतलब रुपी वीकन हो गया, डॉलर के अगेंस्ट रुपी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है दोस्तों, तो फिर से ये एक नुकसानदायक बात है। इन फिगर्स के साथ साथ एक अच्छी खबर भी है कि कोर सेक्टर आउटपुट जो है वो बढ़ गया है, उसका आउटपुट का रेट बढ़ गया है, 56.1% बढ़ गया है, अगर हम अप्रैल 2020 से कंपेयर करें तो। ठीक है, और ये कैसे बढ़ा है? नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इन सब में ग्रोथ आया है। ठीक है।
ये आर्टिकल ये भी डिस्कस करता है कि ये 8 इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स हैं कौन से। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि सीमेंट और स्टील की ग्रोथ तो हुई है, लेकिन कोविड की वजह से कुछ हद तक सफर भी किया है। मतलब जितनी ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे थे उतनी ग्रोथ हुई नहीं, कम ग्रोथ हुई है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन सप्लाई ओवरशूट्स डिमांड इन्फ्लेशन अकर्स। जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड से तो क्या इन्फ्लेशन अकर होता है? नहीं, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। जब डिमांड ओवरशूट सप्लाई देन ओनली इन्फ्लेशन अकर्स, मतलब उल्टा होता है तब इन्फ्लेशन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है आरबीआई प्राइम इन्फ्लेशन मेजरिंग इंडेक्स इज डब्ल्यूपीआई, मतलब आरबीआई का जो मेन हथियार है इन्फ्लेशन मेजर करने का, क्या वो डब्ल्यूपीआई है? नहीं, वो सीपीआई है। पहले डब्ल्यूपीआई होता था दोस्तों, लेकिन पिछले 3-4 साल में सीपीआई हो गया। फिर तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जो अभी मैंने आपको ये बोला कोर इंडस्ट्री, उसका परसेंटेज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना है? 40.27 है क्या? ये स्टेटमेंट बोल रहा है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो स्टेटस है, जो रेशियो है, वो है 40.27%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जूही चावला जी हाईकोर्ट चली गई है, पिटीशन दाखिल किया है कि 5G टेक्नोलॉजी को साइंटिफिकली एक बार इवेल्युएट किया जाए बिफोर लॉन्चिंग। उन्होंने क्या बोला है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन जो होगा 5G टेक्नोलॉजी के अंदर, वो हेल्थ, लाइफ, ऑर्गन को इफेक्ट करेगा और इसके साथ साथ फ्लोरा एंड फौना को भी इफेक्ट करेगा। मतलब लोगों को तो इफेक्ट करेगा ही, साथ में एनिमल्स और प्लांट्स को भी ये बुरी तरह से इफेक्ट करेगा, ऐसा उनका एस्टिमेट है। ठीक है, कुछ देखते हैं फीचर्स 5G टेक्नोलॉजी का। इसमें मिलीमीटर वेव यूज होता है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, आप सबको पता होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम में जैसे आप सिंपल वर्ड्स में विबजॉर समझ लीजिए, आप इसको तो पता ही होगा सबको, आप लोगों को वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हर जो लाइट है, जैसे वायलेट हो गई, रेड हो गई, इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब अगर हम एक इनको प्लॉट करें, ठीक है, तो वायलेट यहां पर आता है और रेड यहां पर आता है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और राइट हैंड साइड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा आता है, इसीलिए इसको मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम वेवलेंथ होगा। तो मिलीमीटर वेव का मतलब हो गया वेवलेंथ तो बहुत कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाता है। तो ये 5G नेटवर्क जो है 30 to 300 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यूज करता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका इंटरफेरेंस, इसमें इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। जो आउटसाइड सिग्नल्स होते हैं, जो अनवारंटेड सिग्नल्स होते हैं, उनका इंटरफेरेंस कम होता है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि आजकल VoLTE टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है 5G। इसको हम अपग्रेडेड LTE भी बोल सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 Gbps की स्पीड इसमें आएगी। 20 Gbps, आप अपने मोबाइल में देखिए कि आपकी कितनी स्पीड आती है। ठीक है, MBPS में भी मुश्किल से आती है, यहां 20 Gbps की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो काफी ज्यादा इसकी स्पीड है। इसमें 3 बैंड्स यूज होंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 30 से 300 गीगाहर्ट्ज का बैंड यूज किया जाएगा। अब इसको भी अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, लो स्पेक्ट्रम में 100 एमबीपीएस की स्पीड तक आ सकती है, मिड बैंड में आपका उससे ज्यादा आ सकती है, और हाई बैंड में 20 जीबीपीएस तक आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो 5G में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किसके लिए ऑप्ट करते हैं, 100 एमबीपीएस या 20 जीबीपीएस या उसके बीच में। अब इसकी यूटिलिटी क्या है 5G एप्लीकेशन की? डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए। आप देख सकते हैं,
तो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, ये सारी टेक्नोलॉजी जो हम अभी अभी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एज कंप्यूटिंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, बिग डेटा की, तो ये सारी चीजें बहुत इजीली हैंडल हो जाएंगी अगर डेटा स्पीड बढ़ जाए ट्रांसमिशन का। ठीक है, इंडिया ने एक नई नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में लॉन्च की थी, वो भी इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। क्या ये ट्रू है? नहीं, अभी ये ट्रायल फेज में है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 5G 2 बैंड में काम करती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, नहीं, ये 3 बैंड में काम करती है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। इंटरनेट स्पीड 200 Gbps तक हो सकती है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, इट इज 20 Gbps। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यूपीएससी आपको कंफ्यूज कैसे करता है 200 और 20 के बीच में। आगे मूव करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज का, पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इस सैंक्चुरी की खास बात क्या है कि इट हार्बर्स द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनो इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो राइनोस की मैक्सिमम हाईएस्ट डेंसिटी यहां पर पाई जाती है। नंबर्स में नहीं कह रहा, सबसे ज्यादा राइनोस यहां नहीं पाए जाते, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है? नंबर ऑफ राइनोस फाउंड पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर्स। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने राइनोस फाइंड हम करते हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो ये हाईएस्ट डेंसिटी है वर्ल्ड की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद सबसे ज्यादा जो राइनोस फाइंड करते हैं हम या पाए जाते हैं, वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। इसको हम मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं इसी वजह से, ये रिवर ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन में पाया जाता है, पाबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गुवाहाटी से, जो कि असम में है, 45 किलोमीटर अवे ये बसाया गया है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका? मोरीगांव। ये जो लैंडस्केप है पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड और तीसरा वाटर बॉडीज। ठीक है, ग्रासलैंड मतलब छोटी छोटी घासें होंगी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में। फॉरेस्ट जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और वाटर बॉडीज मतलब पानी वाले सोर्सेस। ठीक है, सब कुछ अच्छा होने पे एक प्रॉब्लम भी है इसके साथ कि वाटर हायासिंथ एक इन्वेसिव स्पीशी होती है, यहां पर पाई जाती है। और इन्वेसिव स्पीशी होने का मतलब क्या है कि वहां की जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको ये काफी ज्यादा हार्म करती है। ठीक है दोस्तों, 1971 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट बोला गया था, जबकि 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तमगा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस पे भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पाबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्नो लेपर्ड इज द मेन एनिमल फाउंड हियर। अभी आपने देखा कि वन हॉर्न राइनो इज द मेन एनिमल हियर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, हैज गॉट द सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो इन द वर्ल्ड, तो हमने देखा कि इट हैज गॉट द फर्स्ट हाईएस्ट डेंसिटी, इट हैज गॉट द हाईएस्ट डेंसिटी, so this statement is also false। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने सही आंसर मार्क किए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।